नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिजिक्स शाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सिमेट्रिकल पाथ के बारे में बात करने वाले हैं। सिमेट्रिकल पाथ बोल सकते हो या सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट इन मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का क्या यूज़ है, थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है ये आपने पढ़ा हो लेकिन इस टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली काइनेमेटिक्स हो गया या मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन 2D में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और जब आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखोगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपको कई सारे क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इन मोशन। दोस्तों, सबसे पहली बात जो है यहाँ पर हमें क्या समझनी है, सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बेसिकली किस टाइप पे डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट सिमेट्री, पाथ की सिमेट्री किस तरह से होती है। एक्चुअली मैं यहाँ पर जो पाथ की सिमेट्री आपको बोल रहा हूँ कि उसका मीनिंग क्या है, उसका एक मैं बेसिक सा एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से इस तरफ जाता है और वापस से रिटर्न होके उसी पोजीशन पर आ जाता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलता है तो अलग अलग पाथ के थ्रू जा सकता है। कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कोई सर्कुलर पाथ हो सकता है, कोई कर्व पाथ हो सकता है, किसी भी टाइप का पाथ वो हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ऐसे पाथ की बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए जाए, जैसे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ए यहाँ से चला, इस जगह तक आया और वापस उसी पाथ पर रिटर्न हो गया। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ से वो चलना शुरू करता है और यहाँ तक बी पॉइंट तक जाता है और वापस रिटर्न होके आ जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग लाइन है, हाँ, कि इधर गया और वापस उसी पर रिटर्न होकर आ गया। तो आपको ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल जैसा दिख रहा होगा। तो इस तरह के जो पाथ होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल पाथ बोल देते हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिकल पाथ कई तरीके हो। अब सिमेट्रिकल पाथ किस टाइप के पाथ को हम सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके पास अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वो सिमेट्रिकल पाथ को फॉलो कर सकता है। यानी कि वो जब चल रहा है तो हो सकता है उसका पाथ एक सिमेट्रिकल पाथ बोला जा सके, और अगर सिमेट्रिकल पाथ बोला जा सके तो उसके क्वेश्चन फिर आसानी से किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन की। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर जब ऑब्जेक्ट अपना मोशन शुरू करता है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम सिमेट्रिकल पाथ के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम एक ही डायरेक्शन में मानते हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में, शुरू में जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा और एक ही डायरेक्शन में हमेशा लगता रहेगा। और स्टार्टिंग में, मोशन के स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया इस जगह पर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को सपोज हमने इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका किसी वेलोसिटी के साथ। मैं मान लेता हूँ कि u वेलोसिटी के साथ हम इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। अब जब ये ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि a पॉइंट से हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे। तो हमें पता है ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में जब हम फेंक रहे हैं तो इस पर नीचे की डायरेक्शन में g एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा और थोड़ी देर बाद वापस से ऊपर जाएगा और यहाँ से मान लीजिए कि ये इस पाथ को फॉलो करते हुए ऊपर गया और ऊपर जाते हुए यहाँ पर। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहेगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पीछे वाली डायरेक्शन में और वेलोसिटी स्टार्टिंग में ऊपर वाली डायरेक्शन में। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। तो इनिशियली
वेलोसिटी जो यहाँ पर हमारे पास ये दी हुई है, ये u यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी लेकर चल रहे हैं इसकी, तो इन वेलोसिटी और g अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कम होती जाएगी धीरे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन इस टाइम पर भी इनके जी तो इस पर लग रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो अर्थ की वजह से लग रहा है, तो वो तो हमेशा लगता ही रहेगा, है ना। तो जब अब देखो यहाँ सिचुएशन क्या होगी कि वेलोसिटी 0 हो गई है लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फिर भी लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट वापस से नीचे आना शुरू कर देगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आ जाएगा। मतलब हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, इसको हमने ऊपर फेंका, हम ऐसे समझ लेते हैं कि इसको ऊपर फेंका, ऊपर गया 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 यहाँ तक गया और वापस फिर नीचे आया और यहाँ तक आ गया। तो ये जिस पाथ को फॉलो करते हुए ऊपर गया उसी पाथ को फॉलो करते हुए ये वापस नीचे आ गया, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़, इस टाइप का जो पाथ होगा वो सिमेट्रिकल पाथ होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये यहाँ से गया और इस तरीके से वापस आ गया। एक्चुअल में गया ये सेम ही पाथ पर, एक ही लाइन पे स्ट्रेट वर्टिकली स्ट्रेट लाइन पर ऊपर गया और उसी लाइन पर नीचे आया, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है ना, कि इधर गया फिर यहाँ पर ये रुका, ये ए पॉइंट था, v वेलोसिटी, ये बी पॉइंट जहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और ये वापस इसी पॉइंट पर वापस आ गया, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं C थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ये A और C एक्चुअल में एक ही पॉइंट है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए मैंने बना दिया है। A पॉइंट को मान लेते हैं कि जहाँ से मोशन शुरू हुआ है, और C पॉइंट का मतलब मोशन के बाद जिस पॉइंट पर वो आया है, तो वो वही पॉइंट है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए। अब एक छोटी सी चीज़ जो है यहाँ पर, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अब देखना, इससे समझो, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो उस टाइम पर मान लो कि ये मैंने पेड़ बनाया हुआ है, इसका एक रीज़न है कि मान लेते हैं यहाँ पर ये P पॉइंट है, या फिर यहाँ पर कोई बर्ड वगैरह बैठी हुई है ना, इस तरीके से कोई बर्ड यहाँ पर बैठी हुई है। तो जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी तो एक बार जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी तो उस टाइम पर ये बॉल इस बर्ड को एक बार क्रॉस करेगी, मतलब एक बार, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये मान लेता हूँ कि ये P पॉइंट है सपोज, तो A से P तक, मतलब P पॉइंट पर ये बर्ड को क्रॉस करती है, तो A से P, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी और फिर वापस जब नीचे आएगी उस टाइम पे भी ये बर्ड को क्रॉस करेगी। बर्ड को क्रॉस करने का मतलब है कि ऊपर जाते टाइम पे भी बर्ड दिखाई देगी और वापस नीचे आते टाइम पे भी बर्ड दिखाई देगी। मतलब जब भी सिमेट्रिकल पाथ होता है तो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट को 2 बार क्रॉस करता है। एक बार अगर वर्टिकल मोशन है तो ऊपर जाते टाइम और दूसरी बार नीचे आते टाइम, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है तो एक बार आगे जाते टाइम और दूसरी बार वापस आते टाइम, है ना। तो जो पॉइंट, तो हमेशा सिमेट्रिकल पाथ में एक पॉइंट को ऑब्जेक्ट 2 बार जरूर क्रॉस करता है। तो हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि हमारे पास ये P पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट इसको जाते टाइम क्रॉस कर रहा है और एक बार आते टाइम क्रॉस कर रहा है। अब इसी में मैं देखूं तो मान लिया मैंने कि ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट एक बार जाते टाइम और आते टाइम पे भी ये इस बर्ड को क्रॉस करेगा, लेकिन आते टाइम वाली सिचुएशन को थोड़ा डिफरेंट बता सकें हम, इसलिए मैं इसको बस Q बोल रहा हूँ। लोकेशन वही है, लोकेशन वही है, बर्ड की है, एक बार जाते टाइम पे क्रॉस किया और एक बार आते टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ये डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम इसमें एक चीज़ डिफरेंशिएट करके देख सकें कि एक बार ऊपर गया है और दूसरी बार नीचे है। A से B तक तो अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड जाते टाइम, और B से C तक आते टाइम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक ही लाइन में चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व और ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐसे बनाया है, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये पॉइंट जो हो गया, ये जाते टाइम पे भी क्रॉस हुआ है, आते, तो ये पॉइंट किसी हाइट पर होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो कितनी हाइट पर था, h हाइट पर। तो जाते टाइम पे भी, तो ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल पॉइंट। ठीक है, ये हो गए सिमेट्रिकल पॉइंट। अब सिमेट्रिकल पॉइंट का पता करना बहुत आसान है। जब भी आप इस तरह का पाथ बना लेते हो तो उसमें जहाँ से भी मोशन शुरू हुआ है, यहाँ से ये स्टार्टिंग हुई है, ये इनिशियल है,
ठीक है, और ये फाइनल है। तो स्टार्टिंग और फाइनल के बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो सिमेट्रिकल होंगे। अब उसमें हमें बार बार वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा, आप सीधा सीधा पता लगा सकते हो कि भाई ये पॉइंट है ना, तो इसके जस्ट सामने वाला एक सिमेट्रिकल पॉइंट होगा। जैसे ए और सी आपस में सिमेट्रिकल पॉइंट है। यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट बना देता हूँ, सपोज एक्स, और ये इसके जस्ट यहाँ पर वाई, तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो x और y भी सिमेट्रिकल पॉइंट हो गए, p और q सिमेट्रिकल पॉइंट है, a और c भी सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं। तो हमें सबसे पहले ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स पता लगने चाहिए कि हाँ सिमेट्रिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और भी पाथ हो सकते हैं, पहले इससे समझ लेते हैं, फिर आसानी से बाकी चीज़ें भी समझी जा सकती है। तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए, है ना। अब बात ये आती है कि जो भी सिमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं वो ग्राउंड से सेम हाइट पर होते हैं। ग्राउंड से कहने का मतलब अगर वर्टिकल मोशन है तो ग्राउंड से, है ना, या फिर बोल सकते हो जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन, तो सिमेट्रिकल। तो A से P तक की हाइट और C से Q तक की हाइट एक जैसी होगी। सिमिलरली x P और y Q के बीच की हाइट एक जैसी होगी, या x A और y C के बीच की हाइट एक जैसी कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स जो है वो कंसीडर करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो बेसिकली हाँ, इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट समझ में आ गए। अब एक चीज़ जो इसमें समझने वाली बात ये है कि जब भी हम सिमेट्रिकल पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट, तो ए पी क्यू, अब यहाँ से ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट से P तक जाने में जितना, स्टार्टिंग पॉइंट से P तक की हाइट और यहाँ से Q तक की हाइट एक जैसी है। तो स्टार्टिंग से P तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम वापस आते टाइम Q से C तक में भी लगेगा, क्योंकि देखो दोनों सेम हाइट पर हैं, दोनों सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कवर करने में सेम टाइम लगता है। मतलब A से P तक जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम Q से C तक आने में लगेगा। सिमिलरली P से X तक जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम Y से Q तक आने में लगेगा। सेम अगर P से B तक जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम B से Q तक आने में लगेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ जिससे हमें पता लगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या है, इन द स्टार्टिंग में क्या होनी चाहिए कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक बार सिमेट्रिकल पाथ बन जाए उसके बाद तो हम कैसे भी सॉल्व करके देख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ हो रही है एक्सेलरेशन a हमेशा कांस्टेंट रहता है और इनिशियली वेलोसिटी यहाँ पर, तो ऊपर जाके, क्योंकि जो सिमेट्रिकल पाथ में होता ही यही है कि अगर एक पाथ पे आगे जा रहा है तो उसी पाथ पे वापस आना ही है, तभी सिमेट्रिकल पाथ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिमेट्रिकल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सिमेट्रिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो पहला यहाँ पर कई सारे हैं, जैसे A, C सिमेट्रिकल पॉइंट है, P, Q सिमेट्रिकल पॉइंट है, X, Y सिमेट्रिकल पॉइंट है। ये आपको हमेशा लिखते नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे कि हाँ ये कौन कौन से सिमेट्रिकल पॉइंट है। एक बार कौन से समझ में आ जाए उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन इसके निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो सिमेट्रिकल पॉइंट्स जो होंगे, सिमेट्रिकल पॉइंट्स में अब यहाँ से क्या पता लग जाएगा। सेकेंड चीज़ जो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ इसी में कि यहाँ से जो A से TAP का मतलब A से P तक जाने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम Q से C तक आने में लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में। सिमिलरली P से B तक जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम B से Q तक आने में लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में अपवर्ड जर्नी जितना पोर्शन। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब ये बॉल यहाँ से यहाँ जाती है, ये बॉल अगर मैं यहाँ से समझाऊँ तो इस बॉल ने जब तक चिड़िया को, तुम ऐसे सोच लो इस बॉल के अंदर तुम बैठे हो, तो एक बार जब तुम ऊपर जाओगे एक बार तुम्हें बॉल यहाँ दिखाई देगी, ये बर्ड एक बार यहाँ पर दिखाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम में जितना टाइम लगेगा, वापस जब बॉल को देखने के बाद यहाँ से यहाँ वापस आ रहे होगे तो उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा।
तो इसी तरीके से हम तुम चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि टी पी से एक्स और वाई से क्यू तक भी सेम टाइम लगेगा। P से X, अब ऐसा कभी नहीं होगा कि P से X जा रहे हैं तो Q से भी Y जाएंगे। P से ये अगर अपवर्ड वाली है तो ये डाउनवर्ड होगा, अगर ये अपवर्ड है तो फिर ये वाला डाउनवर्ड होगा। एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो क्या है, जो सिमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर स्पीड एक जैसी होती है। सिमेट्रिकल पॉइंट जो भी होंगे वहाँ पर स्पीड एक जैसी होगी। स्पीड मतलब वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ए पॉइंट पर और बी सी पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो एक जैसा, यानी कि वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो या स्पीड बोल सकते हो, वो सेम होगा। पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर जो स्पीड है वो एक जैसी रहेगी, एक्स और वाई पर एक जैसी रहेगी। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना सा होगा कि अपवर्ड जाते टाइम जो वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी और डाउनवर्ड जाते टाइम वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे होगी। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपली, यहाँ पर मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी पी की वेलोसिटी ऊपर है और Q की वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे। मैग्नीट्यूड दोनों का एक जैसा है, P और Q पर जो वेलोसिटी है उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऊपर जा रहा होगा, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ आ रहा होगा, नीचे वाली डायरेक्शन में आ रहा हो। तो वेलोसिटी अगर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन यहाँ 10 मीटर पर सेकंड ऊपर होगा और यहाँ 10 मीटर पर सेकंड नीचे वाली डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिमेट्रिकल पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो होती है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक जैसा होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। और दो सिमेट्रिकल पॉइंट्स के बीच में जो जर्नी होती है उसका टाइम एक जैसा होता है, मतलब A से B तक का, P से फिर ये P से C तक का, P से Q या P से X और Y से Q तक का टाइम। एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मान लो कि ये सिमेट्रिकल ही है तो A से ऊपर गया तो A से B तक और B से C तक ये भी सिमेट्रिकल हो गया, तो A से B तक जाने में जो टाइम लगता है, A से B तक जाने में अगर मान लो 10 सेकेंड लगेंगे तो B से C तक आने में भी कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड का ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी देखो सिमेट्रिकल हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है ना, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में अगर आ जाती है तो हम कई सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके के ही मैं दूसरे पाथ भी बताता हूँ कि और किस में ऐसा पाथ बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो मैंने और पाथ बनाए, ये आपको पता लग रहा होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक तरह से सिमेट्रिकल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जब भी कोई पार्टिकल जाएगा तो वो पार्टिकल पर एक्सेलरेशन हमेशा g जो होगा वो डाउनवर्ड में ही लगता रहता है। तो अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट भले ही स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है लेकिन यहाँ तक जाता है फिर उसके बाद वापस, तो यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक अपवर्ड जर्नी रहती है और B से C तक वापस डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड A से B वाली जो जर्नी होगी ये तो होगी अपवर्ड, और B से C वाली जो होगी वो होगी डाउनवर्ड। तो A से B तक की अपवर्ड होती है और B से C तक की डाउनवर्ड होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से हो सकती है। तो A से B और B से C तक के डाउन, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाँ ये भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि आप ऐसे डिवाइड करके देखोगे तो इस तरफ वाला पाथ इस तरह के देख सकते हैं। यहाँ पर भी तुम चेक कर सकते हो कि भाई अगर मैं एक लाइन बना देता हूँ, इसमें भी अगर मैं एक थोड़ा सा और समझने के लिए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ ये सिमेट्रिकल जैसा दिख रहा है, इधर वाला पाथ इधर वाले पाथ के जैसा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो रही है कि ये ऊपर वाला पाथ नीचे वाले, इसीलिए हम इसको सिमेट्रिकल बोल रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर A से B तक जाने में जो टाइम लगता है इस सिचुएशन में, जो A से B तक जाने में जो टाइम लगेगा वही उतना ही टाइम B से C तक आने में भी लगेगा। तो B से C तक आने में जो टाइम लगेगा वो भी यही लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर कि अच्छा इसमें फिर आप अलग अलग पॉइंट्स ले सकते हो, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट्स हो गए, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर कि यहाँ से मोशन शुरू हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशियल, ये और ये वाला फाइनल है, तो यहाँ से मोशन शुरू हुआ होगा।
तो स्टार्टिंग यहाँ से तो ये इधर गया, वापस धीरे धीरे अब एक्सेलरेशन अपोजिट है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही होगी, एक टाइम के बाद वेलोसिटी कम हो जाएगी ज़ीरो होके। फिर अब लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है, एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट चलता रहेगा और वापस इसी पाथ को तो ये यहाँ से अब ऐसा नहीं कि यहाँ के रुक जाएगा, आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ तो कैसा हो गया, सिमेट्रिकल टाइप का हो गया ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि सिमेट्रिकल पाथ में हम क्या क्या कंडीशन लेते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर। अब एक छोटा सा डाउट हो सकता है आप लोगों को आए कि सर आपने बताया कि स्टार्टिंग में जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो किसी का डाउट ऐसा हो सकता है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तब क्या सिमेट्रिकल पाथ नहीं बनेगा? क्या नहीं बनेगा? आप खुद सोचो कि अगर मान लो कि स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसके बाद वापस से कभी रिटर्न होके आएगा ही नहीं। सिमेट्रिकल पाथ कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट वापस उसी पाथ पर रिटर्न होके आए। तो रिटर्न होके तभी आ सकता है जब वेलोसिटी आगे जाके किसी न किसी पॉइंट पर ज़ीरो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी सिमेट्रिकल पाथ होता है ना, तो जहाँ से वो रिपीट हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरीके से। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या चीज़, सिमेट्रिकल पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर वेलोसिटी स्पीड एक जैसी होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, और सिमेट्रिकल पॉइंट्स के बीच का जो टाइम होता है वो एक जैसा लगता है। तो आओ इससे रिलेटेड फटाफट से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम सारी चीज़ें निकालेंगे जो कि हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विच क्रॉसेस सेम पॉइंट एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड एंड t इक्वल्स टू 15 सेकंड, देन फाइंड आउट एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब जो चीजें अभी मैं बताऊंगा, इस पूरे क्वेश्चन का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। जो चीज हम निकाल सकते हैं वो निकालें, ताकि आपको इससे रिलेटेड कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसमें हर एक चीज निकालने की कैपेसिटी रखो कि हाँ मुझे हर एक चीज आती है। उस टाइम पर क्वेश्चन करते टाइम पर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन फटाफट से समझा देता हूँ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको ऑब्वियसली कुछ वेलोसिटी दी होगी, वो हमें नहीं दी है ना, वेलोसिटी के बारे में हमें नहीं बताया। हमें सिर्फ इतना बोला है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो मान लो एक पॉइंट से क्रॉस, एक पॉइंट को इससे गुजरा, एक पॉइंट को क्रॉस किया, तो वापस जब नीचे आ रहा होगा उस टाइम पर भी ये उसी पॉइंट को वापस से क्रॉस करेगा। तो जब ऊपर जाएगा और वापस नीचे आते टाइम पर सेम पॉइंट को जब क्रॉस करेगा तो उस एक पॉइंट को 2 बार ये ऑब्जेक्ट क्रॉस करेगा। वो टाइम हमें दिया हुआ कि स्टार्टिंग में तो 5 सेकंड पर क्रॉस करता है और जब ऊपर से वापस नीचे आते टाइम क्रॉस करेगा वो 15 सेकंड होगा। ऑब्वियस सी बात है इसमें कि पहले वाला पॉइंट पहले आ जाएगा और बाद में आएगा, इसलिए पहले 5 और बाद में 15 सेकंड लगेंगे। डायग्राम अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होगा। मैं अब ये लैंग्वेज इसकी हटा देता हूँ। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी इस C पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। G हमेशा इस पे नीचे लग रहा होगा। यहाँ मान लेते हैं कि U वेलोसिटी है, तो किसी मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है यहाँ पर P पॉइंट, और ये P पॉइंट पर जो की हाइट जो है वो H हाइट है। तो ये H हाइट P पॉइंट पर एक H हाइट पर एक पॉइंट है P, उसको क्रॉस करता है, फिर वापस से आते टाइम पर सेम पॉइंट है Q इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें बस ये आइडिया रहे कि P पॉइंट मतलब ऊपर जाते टाइम और Q पॉइंट मतलब नीचे आते टाइम, मतलब लेकिन ये हो गए एक ही पॉइंट। P और Q से सिर्फ हमें ये पता लगता है कि P का मतलब ऊपर जा रहा है और Q का मतलब नीचे आने वाली बात कर रहे हैं। अब हमें बोला गया है कि जब ये P पॉइंट पर होता है उस टाइम पर कितना टाइम रहता है, 5 सेकेंड, मतलब यहाँ तक पहुंचने में। उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचता है, ये दोनों जो टाइम दिए हुए हैं ये स्टार्टिंग से दिए हुए हैं, यहाँ पर जब पहुंचता है उस टाइम पे इसको 15 सेकेंड लगते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेकेंड। तो 5 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड का यहाँ से यहाँ तक का टाइम 15,
और यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5 सेकेंड। अब देखो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हमें पता है पी और क्यू एक ही पॉइंट है, सिमेट्रिकल पॉइंट्स है, तो ए और बी भी सिमेट्रिकल पॉइंट्स है। तो ये हाइट जाते टाइम अगर ये ऑब्जेक्ट एच हाइट कवर करता है तो वापस आते टाइम क्यू से बी तक भी एच हाइट कवर करेगा। तो ए से बी तक जाने में अगर इसको 5 सेकेंड लगते हैं तो क्यू से बी तक आने में भी इसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड ही लगेंगे, 5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो हमें पता लग गया यहां से यहां तक आने में टाइम और फिर ऊपर से नीचे यहां तक आने में जो टाइम लगा वो हमें पता लग गया कि टोटल कितना टाइम है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर काफी सारी चीजें निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसमें फर्स्ट जो है वो लिखते हैं हम टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप खुद देखो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहां से लेकर अगर टोटल टाइम लिखे तो हमें ये लिखना चाहिए टी ए से क्यू तक प्लस टी क्यू से बी तक। तो ये टोटल टाइम जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 15 प्लस 5 और 20 सेकेंड। ठीक है, ये एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये 5 सेकेंड क्यों आया, क्योंकि इधर भी 5 सेकेंड था। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से हमने देखा। अगला क्वेश्चन जो हम इसमें बोल सकते हैं, आपको बोला जाए कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। इसको निकालने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अब देखो अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी दी होती तो यहां से यहां तक निकालने में जो टाइम लगता है वो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लगाते v इज टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन लगाते और यहां से यहां तक का टाइम हम निकाल सकते थे v इज टू यू प्लस ए टी लगा कर। लेकिन इस टाइम पर हमें वेलोसिटी नहीं दी है, हमें सिर्फ टोटल टाइम दिया यहां से ऊपर जाके वापस नीचे आने में। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब टोटल टाइम हमें पता है तो ए से सी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टोटल का हाफ ही होगा, क्योंकि ये देखो जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। ठीक, तो यहां पर जो टी मैक्सिमम मतलब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट तक जो पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 10 सेकेंड हो जाएगा पहले वाली का। 10 सेकेंड यहाँ पर इस यहाँ तक जाने में जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड का टाइम होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना आएगा, 10 सेकेंड का टाइम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास और क्या निकाल सकते हैं, अच्छा अब एक और चीज हम u निकालने की कोशिश करते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब देखो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो बेसिकली हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, मतलब वो तीनों जो इक्वेशन होती है उन्हीं से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में v, u, a और t तीनों वेरिएबल्स आते हैं। तो अब देखो u यहां से शुरू हो रहा है, इसका मतलब अब इक्वेशन लगाने के लिए जब भी आप स्ट्रेट लाइन में या किसी भी तरह से ये तीनों इक्वेशन लगाओगे तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। अब जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है, इनिशियल का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, वो ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप इक्वेशन लगाना चाहते हो। तो जहां से मोशन शुरू हो रहा है उसको आप इनिशियल ले सकते हो, जहां मोशन खत्म हो रहा है या आप जहां तक लगाना चाहते हो उसको फाइनल पॉइंट ले सकते हो। मैं ए और सी के बीच में लगाना चाह रहा हूँ तो ए पॉइंट को मैं इनिशियल पॉइंट ले लूंगा और सी पॉइंट को मैं फाइनल पॉइंट ले लूंगा। तो फॉर इनिशियल वेलोसिटी u हम इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन बिटवीन a एंड c। तो a एंड c के बीच में हम इक्वेशन यूज करते हैं, तो a और c के बीच में अगर इक्वेशन यूज करोगे तो a को इनिशियल पॉइंट और b को, तो मैं यूज करूंगा b इक्वल्स टू u प्लस at। ये क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी निकालने के लिए 2 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और एक लास्ट इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ मुझे s मतलब हाइट नहीं पता है तो इसलिए वो मैं यूज नहीं कर सकता। इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। अब बात आती है यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g लेंगे, यहाँ पर इसको 10 मीटर पर सेकेंड हम मान लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी टर्म्स होंगी उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन की जितनी भी टर्म्स होंगी उसको हम पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये 10 और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो है 10 सेकेंड।
तो इनिशियल वेलोसिटी जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे ऊपर फेंका गया। बहुत आसान तरीके से हमने 100 मीटर पर सेकंड को निकाल लिया है। अब यहाँ पर अगला जो आएगा, अब नेक्स्ट हमें निकालना है हाइट के बारे में कि ये हाइट कितनी हो सकती है, निकाल सकते हैं। अब देखो हाइट है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है मुझे ए से पी के बीच में ही इक्वेशन लगानी है, क्योंकि मुझे यही पोर्शन तो निकालना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक ये वाली इक्वेशन ए पॉइंट ले लूंगा और एक पी पॉइंट ले लूंगा। अब चलो ये तो हो गई हाइट, हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अगर लेते हो तो उसमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, मतलब टी चाहिए, यू चाहिए और ए चाहिए। ए हमें पता है, वर्टिकल में हमेशा वर्टिकल मोशन में ए के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो मैक्सिमम मतलब वो जी ही रहेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता भी है तो आपको ए को जी ही लेके चलना है। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 10 होगी। अगर कुछ नहीं देते हैं तो 10 लेनी है, और अगर क्वेश्चन में दिया है कि 9.8 लो तो फिर वो ले लेना। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि वैल्यू क्या लेनी है। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में यूज करने जा रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो इस पॉइंट को जब मैं फाइनल मान रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन हमें ज्यादा लेंदी नहीं करना है ना। तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए यूज कर लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, ये इनिशियल लिया, ये फाइनल पॉइंट लिया है, तो हमारे पास जो हाइट आएगी उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये एच यू की वैल्यू हमें पता है 100, यहां से यहां तक जाने में टाइम पता है हमें 5, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ए यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 5 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास बनेगा 500 माइनस और 5, ऐसा ही कुछ आएगा। तो ये 25 और 5, 25 इंटू 5 125, तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 375 मीटर। तो यहाँ पर हमने हाइट की वैल्यू भी निकाल ली है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये हाइट की, तो हमने देखो सारी चीजें निकाली हैं। हमें बस सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के साथ सिंपल चीजें v इज इक्वल टू वो तीनों इक्वेशन जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशन हमें लगानी आसानी से आनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार एक चीज ट्राई करो कि अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि v पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, मुझे v पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। v पॉइंट पर वेलोसिटी किस तरीके से निकाली जा सकती है, बहुत आसान सा तरीका है। देखो यहां से यहां तक का टाइम पता है 15 सेकेंड, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो ये वाला टाइम भी कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। कैसे पता चला, ए से सी तक का टाइम 10 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, तो ये भी 5 सेकेंड ही होगा, है ना। मतलब पी से सी तक जाने में और सी से क्यू तक आने में जो टाइम लगेगा वो 5 सेकेंड ही होंगे, है ना। तो 5 सेकेंड का ही यहाँ पर टाइम लगने वाला है। तो मैं अब चाहो तो मैं P पर निकाल सकता हूं, अब तुम चाहो तो P से C के बीच में इक्वेशन लगा दो या C से Q के बीच में लगा दो। P से C लगाओगे तो मतलब P इनिशियल पॉइंट लेना पड़ेगा, C फाइनल पॉइंट लेना पड़ेगा। C से Q के बीच में लगाओगे तो C इनिशियल पॉइंट लेना पड़ेगा और Q फाइनल पॉइंट लेना पड़ेगा। तुम जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं C से Q के बीच में ले रहा हूं, ठीक है, C से Q के बीच में हम लेकर चल। यहाँ पर इक्वेशन में C और Q के बीच में लगा रहा हूं, तो C और Q के बीच में इक्वेशन लगाएंगे तो देखो C पॉइंट, तो अब मुझे वेलोसिटी निकालनी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, u जो है अब चाहो तो इसका साइन चाहो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। u की वैल्यू जो है 0, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है उसका साइन ऑलरेडी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। तो -10 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी कितना होगा 5 सेकेंड का होगा, तो ये टाइम जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5, तो v कितना आ जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने क्योंकि P से इसको Q कर ले, क्योंकि मैंने P से C से Q के बीच में लगाई इक्वेशन, तो Q पॉइंट पर तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 50 माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस का जब 50 मीटर पर सेकेंड आ रहा है तो आना भी चाहिए था, गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर तो नीचे ही आ रहा होगा ना ऑब्जेक्ट और इस साइड ऊपर। तो अगर तुम P से C के बीच में निकालते, एक्चुअली
इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकल के आती है, स्पीड नहीं। स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड उसका ले लो। तो स्पीड अगर हम देखते हैं तो स्पीड 8q एंड p जो होगी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, तो 50 मीटर यहाँ पर। और b पर अब मुझे अगर बताना हो कि b पर कितनी वेलोसिटी होगी, तो b पर वेलोसिटी अगर निकालनी है तो a और b दोनों सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं। a पर वेलोसिटी पता चल गई 100 मीटर पर सेकेंड, तो b पर भी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। स्पीड तो एक जैसी होगी, लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो उस तरीके से अब आप चाहो तो C से Q के बीच की हाइट भी पता कर सकते हो। निकाल लेते हैं, C से Q के बीच की हाइट निकाल लेते हैं। जैसे भी चाहो हाइट निकालने के लिए वापस S = UT + हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हो। अब देखो, मैं अगर हाइट निकालूंगा ना और मैं C से Q के बीच में लगा रहा हूँ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव निकाला हुआ है, लिया हुआ है, तो नेगेटिव आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ये वाली हाइट को मैं मान लेता हूं कि ये हाइट सपोज y दी हुई है, इसको हमें निकालना है, इस y को। तो y को निकालना आसान है, y मुझे कैलकुलेट करनी है। तो c से q के बीच में अगेन इक्वेशन लगा दो, तो s = UT + हाफ AT स्क्वायर। s की वैल्यू जो है वो हो जाएगी y, u की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0, टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम यहाँ पर ऊपर से 5। u क्यों लिया मैंने 0, क्योंकि इसको इनिशियल पॉइंट माना हुआ है। -1/2 और 10 और t की जगह 5 का स्क्वायर, ये यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा -125। तो ये गलत नहीं आया, ये डिस्प्लेसमेंट आया है, क्योंकि ऊपर से नीचे s = UT + हाफ AT स्क्वायर से हमेशा डिस्प्लेसमेंट निकल कर आता है। अगर सेम स्ट्रेट लाइन में है तो फिर वो डिस्टेंस भी वही होगी। स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। हाँ, उसने टर्न नहीं लिया हो, ये ध्यान रखना। तो C से Q तक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो C से Q तक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो डिस्टेंस जो होगी सिंपली वो 125 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसका मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ देखो, इसे नोट कर लो और उसको देखते हैं। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया है, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को A से ऊपर की तरफ फेंका, तो ये सेम वापस एक पॉइंट को 2 बार क्रॉस करता है, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम। तो जब वो और ये ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट को क्रॉस करता है, तो क्रॉस करने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 8 सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 8 सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक जाने का, मतलब सेम पॉइंट्स को क्रॉस करने के बीच में जो टाइम इंटरवल है। अब ध्यान रखना, लैंग्वेज पहले बोला था कि सेम पॉइंट्स को क्रॉस करने में एक बार 5 पे और दूसरी बार 15 सेकेंड पे, लेकिन ये दोनों, मतलब ये इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल, यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ से इस तरफ जाने में जो टाइम लगेगा, ये ओवरऑल टाइम जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 8 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम आपको 8 सेकेंड दिया है, हमें निकालनी है अब इसमें h की वैल्यू। 8 सेकेंड दिया है, कोई बात नहीं है, 8 सेकेंड है, तो यहाँ से लेकर ये वाला टाइम हमें पता लग जाएगा, आधा होना चाहिए, तो ये 4 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता लग गया कितना है, ये 4 सेकेंड यहाँ पर टाइम हो गया। अब ये 4 सेकेंड है, तो एक और चीज मैं पता कर सकता हूँ, अगर ये 4 सेकेंड है, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है, तो 60 मीटर पर सेकेंड है, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम है वो हम पता कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है जी के इन्फ्लुएंस में, तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो हम मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम है वो पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? हमें एक्चुअली निकालना क्या है, ये चीज ध्यान रखना। तो मुझे निकालना है अभी मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा टाइम, तो मैं यहाँ से टी ए से निकालना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए v = u + AT लगाएंगे। अब g के जब हम वर्टिकल वाले की बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी u है तो 60 और -10 और t क्यों लिया? यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ। तो t कितना हो गया, आप देखो
60 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 6 सेकेंड। मतलब ऊपर से नीचे नीचे से वर्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो 6 सेकेंड लग रहे हैं, 6 सेकेंड लग रहे हैं। अब इसको डायरेक्ट भी हम याद रख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है और मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा हुआ टाइम निकालना है तो जो u है इनिशियल वेलोसिटी उसको g से डिवाइड कर दो, और g ज़्यादातर 10 होता है तो u को 10 से डिवाइड कर दो। तो मैं डायरेक्ट भी निकाल लेता हूँ, जब मैं खुद करता हूँ तो 60 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर आपको समझ में आ गई है बात, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा वो 60 डिवाइडेड बाई 10 अगली बार आए तो निकाल लेना। अब जैसे यहाँ 80 मीटर पर सेकेंड होता तो a से c तक जाने में कितना टाइम लगता, a से c तक जाने में जो टाइम लगता वो लगता हमारे पास 8 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम 6 सेकेंड। तो ये पता लग गया मुझे कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 6 सेकेंड है। तो ये वाला टाइम बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, तो ये वाला टाइम मैं निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। अभी अगर 2 सेकेंड का टाइम पता लग गया तो मुझे h निकालना है, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल लेंगे, अगर मुझे h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन बिटवीन a एंड p, मैं जब भी ऐसे लिख रहा हूँ उसका मतलब a से p की तरफ लगा रहा हूँ मैं। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है और यहाँ पर हाइट निकालनी है, तो h इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h, u की वैल्यू हो जाएगी 60 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 10 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 120 माइनस ये 5 ये 20, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 मीटर। तो ये हमारे पास 100 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की। अब इसमें वही सारी चीजें निकाली जा सकती है आराम से, जितनी भी है तुम निकाल के देखना इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आती है ना, इस पी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, ये तुम चेक करके देखना कि कितनी ये वेलोसिटी बन रही है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मैं T1 और T2 के टर्म्स में बताऊंगा कि यहाँ पर जो हम टाइम ले रहे हैं वो T1 और T2 के टर्म्स में बताऊंगा। तो वहाँ U G और उसके टर्म्स में हम एक फॉर्मूला टाइप से निकाल लेंगे, है ना। तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, GH T1 T2 के वापस से ये इनिशियल ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी U है, एक पॉइंट को P पॉइंट को T1 टाइम पे और एक T2 टाइम पर क्रॉस करता है जो कि h हाइट पर है ना। सेम वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, बस मैंने यहाँ पर 5 सेकेंड और 15 सेकेंड की जगह T1 और T2 ले लिया है। तो अगेन हमें बस ये निकालना है कि h और u को T1 T2 के टर्म में। तो सबसे पहले हम बाकी सारी चीजें निकाल लेते हैं। टोटल टाइम मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है T2, तो ये वाला जो टाइम है ये T1 हो जाएगा। कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम T1 है तो ये भी T1 होगा। तो कितना बन गया T1 प्लस T2। इसके बाद मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको C बोल देते हैं। तो TAC जो होगा वो कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा वो T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है यहाँ से। तो देखो वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया था, A से C तक के बीच में इक्वेशन लगा देते हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो इक्वेशन बिटवीन A टू C, तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT ले लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियली पता करनी है, माइनस G और T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा U G बाई 2 T1 प्लस T2। ये हमारे पास वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा। अब h निकालना है हाइट, तो हाइट भी निकाल सकते हैं। u पता है तुम्हें, तो ये वाली हाइट निकाली जा सकती है। तो सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो h u की वैल्यू हो जाएगी G बाई 2
T1 प्लस T2 माइनस 1/2 G T1 प्लस T2। अब देखो ये T कौन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, U की जो वैल्यू है वो तो है G/2 T1 प्लस T2। ये T कितना है, J वाला, तो ये कितना होगा T1 माइनस 1/2 G, और ये वाला T वापस लेंगे हम T1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बनेगा G T1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस G T1 T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस G/2 T1 स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, G/2 T1 इंटू T2, तो G/2 T1 इंटू T2। तो अगर तुम्हें T1 T2 पता है तो डायरेक्ट अगर हाइट निकालनी है तो तुम और टाइम बचाना चाहते हो ऑब्जेक्टिव के लिए तो G/2 T1 इंटू T2 कर दो। अब G/2 ज्यादातर 5 होता है तो क्या करो, T1 इंटू T2 करो और 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये डेरिवेशन टाइप का हो गया, ये कई बार सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब ये बस कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखना, बाकी कॉन्सेप्ट इजी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इसको कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक